हेलो एवरीवन, सो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है फॉर द यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एंड ईओएओ 2025 एग्जामिनेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट फ्रॉम द ईओएओ 2023 एग्जामिनेशन, ताकि आपको पता चल पाए कि इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट कितना रिलेवेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एज वेल एज किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस कंपोनेंट में से एंड कितना डेप्थ में पढ़ना है टॉपिक्स को इस कंपोनेंट में से। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन कैन बी provided through the analysis of the previous year question. So previous year question analysis बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि कौन सा कंपोनेंट कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एज वेल एज कितना डेप्थ में टॉपिक्स को पढ़ना है. So let's get started, but before that there is a big surprise from EduTap that we have brought for you a massive price drop. And this is for the limited time only. तो अगर आप सोच रहे हो कि you want to prepare in a structured manner through a structured course and through the structured material, और आप सोच रहे हो कि मेरे को कोर्स खरीदना है, and you have been seeing the EduTap's courses for the UPSC, EPFO, APFC or EOEO examination. तो ये बेस्ट टाइम है फॉर परचेजिंग द कोर्स as you are getting the flat 60% off by using the code September 60. So for all the courses there is flat 60% off that is going on if you use the code September 60. तो अगर आप बहुत टाइम से देख रहे थे कि मेरे को EduTap का कोर्स अच्छा लग रहा है, I want to buy the course and you want the structured course and the structured material, तो ये best time है for purchasing the course. Okay, so do get the access and do get the benefit of the massive price drop that is going on. Now let's start with the questions. So let's start with the previous year questions for the Indian economic component from EOEO 2023 examination. And the first question is in front of you. तो काफ़ी basic question है. अगर आपको primary sector, tertiary sector, secondary sector, quaternary sector एज वेल एज क्विंट्री सेक्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आप ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी इजीली आंसर कर पाओगे. ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ये जो है ये तीन मेन सेक्टर्स हैं. एंड रिसेंटली क्वार्टनरी सेक्टर और क्विंट्री सेक्टर के बारे में भी काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है. सो प्राइमरी सेक्टर ये जो है it includes agriculture and allied activities and mining. So primary sector includes the activities related to natural resources. So agriculture, allied activities and mining ये सब primary sector के अंदर आता है. Secondary sector it includes the manufacturing activity where the raw materials are converted into the semi-finished goods or finished goods. ठीक है, तो जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जहाँ पर रॉ मटेरियल्स को फिजिकली चेंज किया जा रहा है सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स में, तो वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है. टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है बेसिक ट्रेडिशनल सर्विसेज लाइक द हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, ट्रेडिंग और द ट्रेड रिलेटेड सर्विसेज और द हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज, ओके, द बैंकिंग सर्विसेज एंड सच. सो ये ट्रेडिशनल सर्विसेज या फिर टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है. ठीक है, क्वार्टनरी सेक्टर जो है रिसेंटली काफ़ी डिस्कस हो रहा है. तो क्वार्टनरी सेक्टर इंक्लूड्स द एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज बेस्ड सर्विसेज. ओके, सो क्वार्टनरी सेक्टर में इंक्लूड होती है नॉलेज बेस्ड सर्विसेज जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो ये सारी जो सर्विसेज हैं ये जो है नॉलेज बेस्ड सर्विसेज हैं जो क्वार्टनरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड की जाती है. नाउ क्विंट्री सेक्टर ये जो है ये टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी या टॉप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ की सर्विसेज को इंक्लूड करता है, जैसे कि सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, द गवर्नमेंट. सो दे आर द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी इन अ इंस्टीट्यूशन. तो उनकी जो सर्विसेज हैं वो क्विंट्री सेक्टर के अंदर इंक्लूड होती है. ठीक है, सो दिस इज द आइडिया अबाउट द 5 सेक्टर्स, जिसमें 3 मेन सेक्टर्स जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर है, और रिसेंटली क्वार्टनरी और क्विंट्री के बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है. सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट हो सकते हैं, कोई एक भी, राइट. सो रिटेल ट्रेड फॉल्स अंडर टर्शरी एक्टिविटी, दिस इज करेक्ट. जो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड एक्टिविटी कम्स अंडर क्वार्टनरी सेक्टर या क्वार्टनरी एक्टिविटी. सो क्वार्टनरी एक्टिविटी या क्वार्टनरी सेक्टर जो है वो डिस्कस करता है या इंक्लूड करता है नॉलेज बेस्ड सर्विसेज को. एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल्सो कम्स अंडर क्वार्टनरी सेक्टर. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड दैट्स वाई द आंसर इज सी हेयर. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. अगर आपने मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ पढ़ रखा है, नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ रखा है, तो आपने सेक्टर्स के बारे में भी पढ़ा होगा, और बेसिकली भी सेक्टर्स के बारे में आप सुनते रहते होंगे, न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे, राइट. तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट है, काफ़ी डायरेक्ट नेचर का है और बेसिक. अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सेक्टर्स की तो आप ये आंसर कर पाओगे ईजिली. सो हेयर द आंसर वॉज सी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेयर द क्वेश्चन इज फ्रॉम द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क. सो अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पढ़ रखा है तो अगेन दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट इन नेचर, जो आप इजीली आंसर कर सकते हो. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस ब्रीफली अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी. ओके, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
Act, the RBI Act of 1934, this was amended in 2016 और उस समय डिसाइड किया गया था कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग लाया जाएगा, ठीक है। सो इन द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in consultation with the Reserve Bank of India decides the inflation target. The Government of India in consultation with the Reserve Bank of India decide the inflation target कि हमारा inflation target क्या होना चाहिए, कि हम कितना इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे, कि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, किस रेंज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए इन्फ्लेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड्स द इन्फ्लेशन टारगेट। अब ये इन्फ्लेशन टारगेट जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की टर्म्स में डिसाइड होता है, बिकॉज consumer price index inflation, this is the inflation that affects the consumers. ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को हम रिटेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। तो ये वो इन्फ्लेशन है जो कंज्यूमर्स को अफेक्ट करता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड्स द इन्फ्लेशन टारगेट so that the CPI inflation can be controlled, retail inflation can be controlled or headline inflation can be controlled, so that the inflation affecting the consumers can be controlled. अब recently जो inflation target है वो है 4% plus minus 2%. You can see the 4% is the target कि हमें inflation को around 4% रखना है, CPI इन्फ्लेशन को, रिटेल इन्फ्लेशन को अराउंड 4% रखना है। अब ये रेंज दी गई है प्लस माइनस 2%, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है आरबीआई को कि the inflation should be around 4%, the CPI inflation, consumer price index inflation should be around 4%, but within the range of plus minus 2%. So that is within the range of 2% to 6%. ठीक है, तो इन्फ्लेशन जो है वो अराउंड 4% होना चाहिए, विद इन द रेंज ऑफ 2% टू 6%, इट इज़ फाइन। सो ये जो है ये बेसिक आइडिया। और इन्फ्लेशन टारगेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई फॉर एवरी 5 years, और 5 years के बाद जो है रिव्यू किया जाता है कि ये इन्फ्लेशन टारगेट इज इट स्टिल रेलिवेंट या हमें चेंज करना है टारगेट को, ठीक है। तो ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर आता है। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ईजी होगा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आपको पढ़ना है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, बिकॉज ये एपीएफसी एज वेल एज ईओएओ एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद आरबीआई डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, बिकॉज ये जो इन्फ्लेशन है वो अफेक्ट करता है कंज्यूमर्स को। सो इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वंस इन 5 years। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो ऑपरेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नो, मॉनेटरी पॉलिसी कम्स अंडर द मॉनेटरी अथॉरिटी, और हमारी कंट्री में मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सो द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया इज ऑपरेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड दैट्स वाई द आंसर शुड बी C here. That is statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Okay. So now coming to the third question, consider the following statements. Statement 1 is, in India, the RTGS and NEFT payment systems are owned and operated by NPCI. So actually the RTGS and NEFT payment systems, they are owned and operated by Reserve Bank of India. Okay. So they are not owned and operated by NPCI. Actually the UPI, the Aadhaar enabled payment system, these are operated by NPCI, but the RTGS and NEFT payment system, they are operated and owned by RBI. Okay, so first statement is incorrect. Now the NPCI is an entity promoted by banks, is it so? So actually the NPCI was an initiative of the Reserve Bank of India and the Indian Bank Association, and there are 10 banks which are the core promoters of the NPCI. So yes, there are the banks are the ones that are the core promoters of the NPCI. So second statement is actually correct. So the answer should be that statement 1 is incorrect, but the statement 2 is correct. So D should be the right answer here. Okay. So statement 1 गलत है पर statement 2 जो है सही है। RTGS और NEFT पेमेंट सिस्टम को ओन और ऑपरेट किया जाता है RBI के द्वारा, एंड NPCI जो है वो एंटिटी है जो प्रमोट की जाती है बैंक्स के द्वारा। देयर आर 10 कोर प्रमोटर्स ऑफ द NPCI. So these are the banks. Okay. So D is the right answer. Now coming to the fourth question. So consider the following statements. Statement 1 is that a very strong US dollar squeezes the global credit. Statement 2 is many countries and companies outside America borrow in dollars. Now अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है? डॉलर,
राइट। आई होप यू अग्री विद मी कि डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेंसी मानी जाती है, ठीक है। अब जो ज़्यादातर कंपनीज है या जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं, जब वो बाहर से बोरो करती हैं, जब वो बाहर वाली कंट्रीज से या फॉरेन एंटिटीज से बोरो करती हैं, तो डॉलर में बोरो किया जाता है ज़्यादातर। सो देयर आर डॉलर डिनोमिनेटेड डेट। ओके, नाउ लेट्स से मैं $100 जो है बोरो कर रही हूँ एंड राइट नाउ $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। तो मतलब मैं कितना बोरो कर पा रही हूँ, मैं बोरो कर पा रही हूँ $100, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। दैट मीन्स इन रुपीज़ टर्म्स आई हैव बोरोड 5000 रुपीज़, ठीक है। मुझे 10% इंटरेस्ट पे करना है, दैट मीन्स मुझे $10 इंटरेस्ट पे करना है। $10 मीन्स $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़, $10 मीन्स 500 rupees is the interest that I have to pay. So I am borrowing 5000 rupees. In terms of dollars it is $100 and I have to pay the interest of $10. In terms of rupees it is 500 rupees. Now let's say suddenly डॉलर्स का वैल्यू काफ़ी इंक्रीज होने लग गया, डॉलर्स का वैल्यू काफ़ी इंक्रीज होने लग गया, मैंने डॉलर्स में लोन ले लिए, अब डॉलर का वैल्यू जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। तो पहले डॉलर जो था $1 इक्वल टू 50 रुपीज़ था, नाउ $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसका वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है मार्केट में, ठीक है। तो अब जब मेरे को जब वापस करना है लोन, तो मेरे को $100 वापस करने हैं, दैट मीन्स इट इज़ वर्थ 10,000 रुपीज़ नाउ, ओके। और मुझे 10% इंटरेस्ट पे करना है, दैट मीन्स मुझे $10 पे करने हैं, तो $10 इज वर्थ 1000 रुपीज़ नाउ। सो यू कैन सी कि मेरी जो पेमेंट है जब मुझे रिसीव हुआ तो मेरे को 5,000 रुपीज़ रिसीव हुए, दैट मीन्स $100। अब जब मैं पे कर रही हूँ तो मुझे नियरली द डबल आई हैव टू पे, जस्ट बिकॉज डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया। सो मेनी कंट्रीज एंड कंपनीज आउटसाइड अमेरिका दे बोरो इन डॉलर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड व्हेन द यूएस डॉलर इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, जब यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मतलब डॉलर की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है, तो ग्लोबल मार्केट में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, बिकॉज मेनी ऑफ द बोरोवर्स जब उन्होंने बोरो किया तब यूएस की वैल्यू उतनी नहीं थी। अब सडनली यूएस की वैल्यू जो है इमीडिएटली इंक्रीज होने लग गई बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर और बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होने लग गई। अब डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बोरोवर्स को जब वो रीपेमेंट कर रहे हैं या जब वो अपना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ रही है, तो इट क्रिएट्स स्ट्रेस एट द ग्लोबल लेवल। बहुत सारे बोरोवर्स जो हैं वो जब यूएस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो वो अपना रीपेमेंट नहीं कर पाते टाइमली, फिर वो ज़्यादा टाइम मांगते हैं कि मैं 2 महीने में नहीं रीपे कर पाऊंगा, आई नीड 4 months, आई नीड 6 months। तो एक ग्लोबल एनवायरनमेंट में स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। जो लेंडर्स हैं नाउ दे आर वरिड कि बोरोवर्स तो अपना बोरो ही नहीं रिपे कर पा रहे बिकॉज यूएस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो गई। सो लेंडर्स दे डिक्रीज देयर लेंडिंग टू वेरियस कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स जिनमें स्ट्रेस आ रहा है, जो कि रिपे नहीं कर पा रहे बिकॉज सडनली यूएस डॉलर की वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो डॉलर्स में बोरो तो कर लेती है, लेकिन एज सुन एज द डॉलर वैल्यू इंक्रीजेस एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है बिकॉज अब उन्हें ज़्यादा रीपेमेंट करना है, ठीक है। अब उन्हें डॉलर्स खरीदने के लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा अपनी करेंसी का, तो जो है एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है फाइनेंशियल मार्केट में और एक ग्लोबल मार्केट में। सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर स्क्वीजेस द ग्लोबल क्रेडिट, एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है ग्लोबल मार्केट में, ठीक है, क्रेडिट मार्केट में। सो देखो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट स्टेटमेंट। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी उस समय ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड था, तो जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा न्यूज़ पर भी फोकस करो, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हो, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इनसे रिलेटेड अगर न्यूज़ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कुछ हॉट टॉपिक है, लाइक इन 2023 यूएस डॉलर की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो उस समय ना ग्लोबल मार्केट में एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ गया था, कंट्रीज जो है बोरो नहीं कर पा रही थी या वो रिपेमेंट नहीं कर पा रही थी। तो ये जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स से लिंक्ड है, तो अगर आप उस समय न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तब आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, एज वेल एज अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तभी भी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो जब इंडियन इकोनॉमी कंपोनेंट आप फोकस कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो उसके रिलेटेड न्यूज़ भी पढ़ते रहना कि अभी रिसेंट में क्या चल रहा है, ठीक है, ताकि जो है ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पाओ जो कि करंट अफेयर्स लिंक्ड है एज वेल एज जो स्टैटिक भी लिंक्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप स्टैटिक नॉलेज से भी कर सकते हो एज वेल एज आप करंट अफेयर्स अंडरस्टैंडिंग, उस समय ये काफ़ी करंट न्यूज़ में था 2023 इफ यू रिमेंबर, डॉलर की वैल्यू बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी उस समय, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज वेल एज द सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन,
that is Global Multidimensional Poverty Index developed by the UNDP is a measurement of. So see, first of all, Global Multidimensional Poverty Index has 3 dimensions. What are the dimensions? Health, education, standard of living. If you remember, these 3 dimensions has 10 indicators, in which nutrition, cooking fuel, assets, school attendance, all of these, they come under the 10 indicators. So basically, ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के 3 डायमेंशन है और उन 3 डायमेंशन में 10 इंडिकेटर्स हैं और ये चारों जो टर्म्स हैं, ये चारों जो ऑप्शन, ये चारों जो टर्म्स हैं, ये सारी 10 इंडिकेटर्स हैं, 10 इंडिकेटर्स के अंदर आती हैं, ठीक है. सो 1 2 3 4 all the indicators are correct because these are the indicators under the 3 dimension. So 3 dimensions of poverty are health, education and living standards as per the global multidimensional poverty index. और उसमें 10 indicators हैं, nutrition, child mortality, years of schooling, school attendance, cooking fuel, assets and such. Okay, so this is the idea. I hope you also know about the national multidimensional poverty index. किसने लॉन्च किया था उसे, किसने रिलीज किया था national multidimensional poverty index? नीति आयोग ने. कितने dimensions है? 3 dimensions है, health, education and standard of living. Now कितने indicators हैं इन 3 dimensions में? 10 indicators नहीं है. So National Multidimensional Poverty Index is slightly different from the Global Multidimensional Poverty Index. National Multidimensional Poverty Index में कितने indicators हैं? That you have to tell me in the comment section below. Now we have seen कि EOAO 2023 examination में directly there were 5 questions फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमिक कॉम्पोनेंट एज वेल एज इंडियन इकोनॉमिक कॉम्पोनेंट से जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी बेसिक है, काफ़ी डायरेक्ट है. अगर आपको जैसे ग्लोबल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पता है, अगर आपको सेक्टर्स के बारे में पता है, अगर आपको मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क पता है, तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, ठीक है. तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होते, बेसिक क्वेश्चन होते हैं. एज वेल एज इंडियन इकोनॉमिक कॉम्पोनेंट से करंट अफेयर्स बेसिस क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है. तो थोड़ा करंट अफेयर, थोड़ा न्यूज़ पर भी ध्यान देना कि अभी क्या चल रहा है. जैसे WTO न्यूज़ में है, ब्रिक्स न्यूज़ में है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. WTO भी काफ़ी न्यूज़ में है अभी रिसेंटली, तो उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना. सो दिस इज़ द आइडिया. ओके, नाउ बिफोर moving ahead, how EduTap can help you? So you can go to edutap.in and you can go to courses section. You can go to UPSC EPFO courses, जहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है फॉर द कोर्सेज. लाइव क्रैश कोर्स हैं जिसमें अगर आपको इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट और बाकी कंपोनेंट्स का मटेरियल चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए जिसमें आपको इंटरेक्ट करना है टीचर्स के साथ, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप लाइव मैनर में टीचर्स से क्वेश्चन पूछ सकते हो. सो देयर आर लाइव क्लासेस इन द लाइव क्रैश कोर्स. कॉन्सेप्ट नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व PYQs, ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल इन द लाइव क्रैश कोर्स. अगर आपको इंडियन इकोनॉमिक कंपोनेंट काफ़ी अच्छे से आता है, बाकी कंपोनेंट्स की भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है, आपने टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से कवर कर रखे हैं, तो यू कैन गेट द टेस्ट सीरीज, ताकि आप मल्टीपल मेनी MCQs यू कैन सॉल्व. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करोगे तो अपनी गलतियाँ रिकॉग्नाइज करोगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ पर आपका वीक पॉइंट्स हैं एंड सच. ओके, सो टेस्ट सीरीज सॉल्व वेयर यू आर गेटिंग सॉल्व PYQs, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, वीकली मेंटर टॉक ऑल्सो. अब अगर आपको इंडियन इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब पढ़ रखा है आपने फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन, लेकिन आपने अकाउंट्स नहीं पढ़ रखा, आपने स्टैट्स नहीं पढ़ रखा, इंडियन IR एंड लेबर लॉ नहीं पढ़ रखा, आपने कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं पढ़ रखा, तो उसके लिए स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स अलग से है, सो दैट यू कैन गेट द मटेरियल फॉर द स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स लाइक स्पेशल सब्जेक्ट्स. सो उसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस मिल रही है आपको, लाइव क्लासेस मिल रही है, कॉन्सेप्ट नोट्स मिल रहे हैं एंड मल्टीपल थिंग्स. ओके, या आपको सारे ही सब्जेक्ट्स का सारा मटेरियल चाहिए तो यू कैन ऑल्सो टेक द मास्टर कोर्स, जिसमें आपको डिटेल्ड मटेरियल मिलेगा फॉर all the subjects. Okay, so these are the courses, and with the usage of September 60 code you can get the 60% off for all the courses. Okay, so this is the idea, and you can go to edutap.in, you can get the access to these courses. Okay, and before buying the course हमेशा देखो कि क्या प्रोवाइड हो रहा है, किस लैंग्वेज में प्रोवाइड हो रहा है, कौन फैकल्टी टीच करेगा, एज वेल एज क्या सारा मटेरियल आपको मिल रहा है, वो सब आप चीज़ें देख सकते हो फैकल्टीज़ से, या फिर आप टीम से भी बात कर सकते हो. लाइक यू कैन call the EduTap's number. Okay, so this is it. Thank you very much. I hope you enjoyed today's session. So thank you everyone.